नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं छज्जू पंसारी की आप बीती। कैसे एक साधारण इंसान बन गया जड़ी बूटी और औषधियों का माहिर। उसे ये विद्या मिली कहां से। कहते हैं कि छज्जू पंसारी की दुकान पर बड़े बड़े तांत्रिक और बाबा तक आते हैं जिन्हें पता नहीं होता इन औषधियों का इस्तेमाल इस तरह से भी किया जा सकता है, और इसकी पूरी जानकारी रखता है छज्जू पंसारी। कहते हैं छज्जू पंसारी का ज्ञान इतना विशाल है कि उस ज्ञान तक किसी और वैद्य या पंसारी का पहुंचना असंभव है। छज्जू पंसारी को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं। जो लोग पसंद करते हैं वो कहते हैं छज्जू पंसारी की औषधि मुर्दे में भी जान डाल देती है, और जो लोग नापसंद करते हैं वो कहते हैं कि छज्जू पंसारी की औषधि रोग और रोगी दोनों को मिटा देती है। चलो ये बातें तो करने की हुई। छज्जू पंसारी की जो आप पीती है वो सुनकर आप बहुत ज़्यादा डरेंगे और ये सोचेंगे कि जड़ी बूटियों से क्या क्या हो सकता है, और एक पंसारी या वैद्य बनना इतना भी आसान नहीं होता। और ऐसा महान पंसारी या कहें वैद्य कैसे बना जाता है वो इस कहानी से आपको पता लगेगा। ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। छज्जू पंसारी हमेशा से पंसारी नहीं हुआ करता था। पहले बस वो छज्जू हुआ करता था, गांव का एक छोटा बच्चा जिसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। और छज्जू के जो पिता थे वो एक पंसारी थे, यानी कि दवाइयों की दुकान चलाना, देसी दवाई की दुकान चलाना। अब मैं आपको बता दूं एक पंसारी और वैद्य में क्या फ़र्क होता है। जो वैद्य होते हैं वो जड़ी बूटियों के मिश्रण से दवाइयाँ बनाते हैं और रोग मिटाते हैं, लेकिन जो पंसारी होते हैं उनके पास सभी औषधियाँ होती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो किसी बीमारी के लिए औषधियों के मिश्रण से दवाई बनाएं। उनके पास जड़ी बूटियाँ सारी होती हैं, लेकिन एक वैद्य उनसे जड़ी बूटियाँ लेकर दवाइयाँ बनाता है। तो ऐसी दुकान चलाया करते थे छज्जू के पिता। और छज्जू 18 साल का होने के बावजूद भी अपनी दुकान पर नहीं बैठा करता था, दोस्तों के साथ खेला करता था। और छज्जू के पिता कहा करते थे हमारा खानदानी काम है, ये काम तुम्हें संभालना होगा। लेकिन छज्जू कहा करता था कि दोस्तों के साथ समय बिताने का यही समय है। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब छज्जू को अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ा था। अब छज्जू के कुछ दोस्त थे जो गंजेड़ी बन गए थे, तो नशीले पदार्थों का वो इस्तेमाल करने लगे थे। जिस बात का पता जब छज्जू को लगा, वो अपने दोस्तों को ठीक करना चाहता था। तो छज्जू ने अपने पिता को कहा कि मेरे कई दोस्त बिगड़ चुके हैं, मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूँ, उन्हें लत लग गई है, वो छुड़ाना तो लत चाहते हैं लेकिन कैसे छुड़ाएं। तो छज्जू के पिता ने कहा था इसके लिए तुम्हें थोड़ा काम सीखना होगा। इसी बहाने छज्जू पंसारी का काम सीखने लगा, दुकान पर बैठने लगा। अपने दोस्तों की भलाई के लिए उसने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो सीखा। और छज्जू का दिमाग इतना तेज था कि कुछ महीनों में वो इसमें माहिर हो चुका था। लेकिन उसे ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में पता नहीं चला जिससे किसी नशेड़ी को नशे से दूर किया जा सके। तो छज्जू ने अपने पिता से झगड़ा किया कि आपने तो कहा था आप मुझे सिखाएंगे, लेकिन आपने मुझे सिखाया नहीं। जिसके बाद छज्जू के जो पिता थे उन्होंने कुछ ऐसे तरीके बताए जिससे नशेड़ियों को नशे से दूर किया जा सकता है। लेकिन जो आविष्कार करने वाला होता है वो आविष्कार करता है। छज्जू ने अलग अलग औषधियों को मिलाकर ऐसे तरीके ढूंढ लिए जिससे गांव में जितने उसके दोस्त थे ना वो नशे से दूर होने वाले थे। अब जो छज्जू था, छज्जू पंसारी अब तक तो बन चुका था, तो छज्जू को पता लग गया कहाँ से दोस्त नशे की वो चीज़ें लेकर आते हैं, गांजा गूंजा वगैरह जो भी नशेड़ी लेते हैं ये सब चीज़ें। तो वो वहाँ पहुँच गया और अपना उसने मिश्रण उन चीज़ों में मिला दिया, भांग वगैरह में मिला दिया। उसके बाद इतना है कि जो छज्जू पंसारी ने किया, कहते हैं आसपास के जो 7 गांव थे वहाँ नशा करना सब ने छोड़ दिया था। 1 महीने में सब ने नशा करना छोड़ दिया था। जो 90% लोग थे उन्होंने जब वो मिश्रित नशे का इस्तेमाल किया, कहते हैं उसे धमाके हुए, नाक मुंह में धमाके हुए, गले फट गए, नाक फट गए। इससे वो दोबारा नशा करने लायक रहे नहीं, यानी नशे से
छज्जू पंसारी ने उन्हें दूर कर दिया था। अब 90% लोगों को नशे से दूर कर दिया था, सिर्फ 10% थे जिन्हें दुनिया से दूर कर दिया था। 100% सब दूर हो चुके थे। छज्जू को खुशी हुई, लेकिन कोई भी छज्जू से बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि जो दोस्त थे जो नशा किया करते थे बोल नहीं पाते थे, गला वगैरह फट गया था ना, धमाका हुआ था। तो इस तरह से छज्जू का कोई दोस्त नहीं रहा था और छज्जू उसी दुकान पर काम करता रहा। अब एक समय बहुत बुरा वक्त आ गया। छज्जू के जो पिता थे उनका शरीर काला काला होने लगा और ऐसा लगा नशे में काली जैसे कुछ तेल भर गया हो। और छज्जू के पिता ने कहा, मुझे लगता है मुझे वो श्राप लग गया है। अब रात को ये कहा था, सुबह तक वो भूल चुके थे। छज्जू के पिता ने रात के वक्त कहा था, ये कोई श्राप है, मैं शायद औषधियाँ कैसे बनाई जाती हैं ये सब मैं भूल जाऊं। तो रात को छज्जू के पिता ने बताया, मैंने ये सब कहाँ से सीखा था। ये बताकर वो सोए। अगले दिन सच में वैसा हुआ। असल में छज्जू के पिता को एक श्राप मिला था। किस कारण मिला, कैसे मिला नहीं पता, सुबह तक भूल चुके थे। रात को बताया था कहाँ से सीखा था। सुबह छज्जू ने अपने पिता से पूछा। पिता कह रहे, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मेरा ज्ञान दिमाग से निकल चुका है श्राप के कारण। मेरी मौत नज़दीक है, जल्द ही शायद कुछ महीनों में मैं मर जाऊंगा। मैं खुद को बचा भी नहीं सकता, औषधियों का ज्ञान दूर हो चुका है। छज्जू ने और पंसारी वैद्य से पूछा, लेकिन इस शराब की काट किसी के पास नहीं थी। छज्जू के पिता ने जो बताया था, छज्जू को वो याद था रात के वक्त कैसे वो सीखा करते थे। इन औषधियों का जो ज्ञान है वो कहाँ से लिया था। जंगल में एक वैद्य है, 150 साल पुराना, 150 सालों से जिंदा है वो वैद्य। जंगल में रहता है और वो जानकारी देता है घुमा फिरा कर, सीधी जानकारी नहीं देता। उससे औषधियों का ऐसा ज्ञान लिया जा सकता है जिससे किसी भी शराब की काट मिल सकती है, किसी भी तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है, रोगी का रोग ठीक किया जा सकता है। रोगी को ही मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ये जानकारी देता है। छज्जू ने तब अपने पिता से पूछा था, पिताजी क्या मुझे वहां पर जाना होगा? 150 साल पुराना वैद्य है, मुझे काटेगा तो नहीं? छज्जू के पिता ने कहा था, नहीं, अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। फिर छज्जू ने कहा था कि पिताजी अगर मैं ना जाऊं तो आपने दुकान तो मेरे नाम करवा ही दी है। तब छज्जू के पिता ने कहा था, नहीं, दुकान मैंने तुम्हारे नाम नहीं करवाई थी, वो मैंने झूठ बोला था। मुझे पता है तुम चालाकी दिखाओगे, मेरा काम करोगे तो मैं ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम करूँगा। अगर तुम इस तरह से घर बैठे रहे फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। छज्जू अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए छज्जू ने कहा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, आपकी बीमारी को ठीक करना चाहिए। तो छज्जू जंगल की तरफ बढ़ने लगा था। जंगली रास्ते बहुत सुनसान और वीरान थे और जिस जगह पर वो वैद्य रहता है वो बड़ी खतरनाक जगह है, श्रापित जगह है। जब छज्जू उन जंगली हिस्सों में पहुंचा तब उसने पिघले हुए पेड़ देखे। जले हुए पेड़ नहीं, काले रंग के पिघले हुए पेड़ जो तारकोल सा बना हुआ था। पैरों पर वो तारकोल लग रही थी और छज्जू समझ चुका था ये साधारण जगह नहीं है, ये भूतिया जगह है, उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। तो छज्जू जब वहाँ बढ़ते बढ़ते उस गुफा तक पहुँचा जहाँ पर उसे मिलेगा वो वैद्य, छज्जू को डर लग रहा था। छज्जू को डर इस चीज़ का था कि वो इस इलाज को ढूंढते ढूंढते मर ना जाए। अभी 18-19 साल की तो उसकी उम्र है। फिर छज्जू हिम्मत वाला भी बहुत था, उसने भागने की कोशिश की लेकिन तारकोल ज़्यादा था, पैर फंस गया और मन बीच बीच में बदल जाया करता था। फंसा, फिर सोचा उसने अब आ ही गया हूँ, गंदा हो ही गया हूँ, चलो गुफा के अंदर चलता हूँ। फिर मुड़ा, फिर से गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर उसने उस वैद्य को देखा। अब वो वैद्य नहीं, कह सकते हैं 80% पेड़ बन चुका था। जो शरीर था ना जैसे लकड़ी का बना हुआ, टहनियां जैसे पेड़ से जुड़ी हुई, मुंह था इंसानी, बाकी धड़ तो पेड़ बन चुका था। तो छज्जू ने आवाज लगाई, अरे ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा है। तब उस वैद्य ने अपनी आंखें खोली और कहा, ओ घुंघराले बालों वाले इंसान, यहां पर तू क्या कर रहा है? तब छज्जू ने कहा, आप वैद्य हैं 150 साल पुराने? मुझे तो लगा था कोई लाश पड़ी है, कटा हुआ सर पेड़ के ऊपर रखा है। आप तो हिल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कि आप ही वो वैद्य हैं? उस वैद्य ने कहा, हाँ मैं वैद्य हूं।
हिल नहीं सकता वरना तुम्हें पीट देता है, जैसे शब्दों का तुमने इस्तेमाल किया है। छज्जू ने कहा, जी माफ़ कीजिए, मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो वैद्य ने कहा कि चले जाओ, मेरे पास खुले नहीं है। छज्जू ने कहा, जी मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, दीक्षा यानी कि शिक्षा ही, आपकी दी गई शिक्षा से मैं एक वैद्य बनूंगा। मैं अपने पिता का इलाज करवाना चाहता हूँ। बताइए, मेरे पिता का शरीर काला हो रहा है। उन्होंने रात को सोते वक्त कहा था कल मैं भूल जाऊंगा, ये किसी तरह का कोई श्राप है। उन्होंने कुछ गलत किया जिसके बारे में उन्होंने बताया नहीं। वो वैद्य हंसने लगा था, जोर जोर से हंसे जा रहा और कहने लगा था कि कुछ महीने बचे हैं तुम्हारे पिता के पास, तुम्हारे पिता मरने वाले हैं। नाम क्या है तुम्हारे पिता का? छज्जू ने अपने पिता का नाम बताया और वो वैद्य निराश हो गया। अरे वो तो यहाँ आया करता था, बहुत अच्छा इंसान था, मुझसे बहुत कुछ सीखा। तो तुम उसके बेटे हो, तुम भी छज्जू पंसारी बनोगे फिर? छज्जू ने कहा, वो तो मैं बन चुका हूँ, मैं आपकी तरह वैद्य बनना चाहता हूँ। उसने कहा था, वैद्य बनने में खतरा है, पंसारी बने रहो, वैद्य का काम करो। छज्जू ने कहा, ठीक है जी, सिखाइए अपने पिता की वो जो बीमारियों की काट है वो मैं कैसे करूं। उसने तब सिखाना शुरू किया। उसने इधर उधर की कई चीज़ें बताना शुरू कर दिया, क्या बनाया जा सकता है, किस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन छज्जू को वो जो श्राप था उसे काटना था। छज्जू 2-3 घंटों में पक गया और कहने लगा, मैं जाने वाला हूँ, आप तो सिखा ही नहीं रहे। आप तो ये सिखा रहे हैं कि कूल्हों पर कुष्ठ रोग हो जाए उसे कैसे ठीक करना है। अगर आपको दीर्घ शंका करते वक्त कष्ट हो उसे कैसे ठीक करना है। लेकिन मेरे पिता को ऐसी बीमारियां नहीं हैं, उन्हें एक श्राप मिला है, श्राप को काटने के लिए वो औषधि कैसे बनानी है वो बताइए। तब उस वैद्य ने कहा, ठीक है वो भी बताता हूँ। उसके लिए तुम्हें कुछ काम करने होंगे, कुछ अजीब सी जड़ी बूटियाँ लेकर आनी होंगी, लेकिन मैं उसे जड़ी बूटियाँ भी नहीं कहूँगा, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, इकट्ठी कर पाओगे जंगल में? छज्जू ने कहा था, जी मैं किसी भी तरह का काम करने को तैयार हूँ। तब उस वैद्य ने कहा, तो ठीक है, सबसे पहला काम सबसे कठिन काम होगा। जंगल में तुम्हें एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ अजीब से जीव हैं, रहस्यमय जीव हैं। मैं तुम्हें जगह बता दूंगा, वहाँ तक जाना। वहाँ तुम्हें 8-10 फुट लंबे नाक वाला जीव मिलेगा, भयानक होगा वो, नाक से कष्ट दे सकता है। तुम्हें यूनिकॉर्न भी मिलेगा, यूनिकॉर्न दिखेंगे तुम्हें। छज्जू ऐसे, ये कैसी रहस्यमय जगह पर भेजने वाले हैं, क्या धरती पर है? वैद्य ने कहा, हाँ धरती पर ही है, जंगल में एक खास जगह जहां तुम्हें यूनिकॉर्न ऐसे अजीब जीव दिखेंगे। और वहां दिल के आकार के पत्ते वाला एक पेड़ होगा, उसकी पत्तियां तोड़ कर लेकर आनी है। 8-10 ले आओगे तो काम चल जाएगा। जाओ करो काम आज की रात। छज्जू ऐसे कांप रहा था। अब उस जगह के बारे में वैद्य ने बता दिया था, लेकिन इतनी लंबी नाक वाले जीव, सोच कर देखिए, ऐसे चल कर आ रहा होगा, लंबी नाक और जैसे टेंटिकल्स होंगे नाक के बने, ऐसे पकड़ लेगा। तो छज्जू पंसारी भी यही सोच रहा, फिर यूनिकॉर्न, वहां यूनिकॉर्न होगा, घबरा रहा था। फिर छज्जू पंसारी जंगल के उस हिस्से में पहुंचा, ऐसे हाथ कर रहे थे उसके, ऐसे ऐसे कांप रहा, हे भगवान पहुंच गया, मैं पहुंच गया। दिल के आकार की पत्तियों वाला पेड़ कहाँ है? वो पेड़ को ढूंढ रहा था। वो चाहता था कि कोई जानवर नजर ना आए, पेड़ नजर आ जाए, पत्तियां तोड़ूंगा निकलूंगा। लेकिन बाकी पेड़ थे, साधारण पेड़, लंबी पत्तियों वाले, गोल पत्तियों वाले। दिल के आकार की पत्तियों वाला पेड़ कौन सा है, कहाँ मिलेगा? खास होगा, चमकदार होगा। सवाल पूछे थे, वैद्य ने ज्यादा नहीं बताया, उतना बताया जितना मैंने आपको बताया। फिर सबसे पहले जो छज्जू था उसे हाथी नजर आया। हाथी, ऐसे देखा छज्जू ने, हाथी है ये। फिर ऐसे सोचने लगा, 8 से 10 फुट नाक वाला हाथी, ये तो हाथी है। छज्जू को समझ में आया वैद्य तो बेवजह डरा रहा था, लेकिन यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न कहाँ है? अब हाथी के पीछे घूम रहा था गैंडा। छज्जू ऐसे, यूनिकॉर्न के तो यहाँ सींग होती है, गैंडे के तो यहाँ नाक पे होती है, यूनिकॉर्न थोड़े ना है। अब उसके एक तरफ पीपल का पेड़ लगा हुआ था,
जब पीपल के पेड़ की तरफ देखा छज्जू ने ऐसे, छज्जू क्या 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 करूं? छज्जू को समझ में नहीं आ रहा था। छज्जू छिपता छिपाता पेड़ पर चढ़ा, पत्तियां तोड़कर लेकर आया और उसे था मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लंबी नाक वाला हाथी है, यूनिकॉर्न गैंडा ही है, दिल वाली पत्तियों वाले पेड़ पीपल का पेड़ ही है। जब वापस लेकर आया वैद के सामने थोड़ा निराश, और छज्जू को लग रहा था कि वो हंसेगा और कहेगा, इतने मूर्ख हो, तुम्हें लगा मैं हाथी की बात कर रहा हूं, मैं गैंडे को कह रहा हूं। तो छज्जू ने पत्तियां पकड़ी ऐसे घबराता हुआ, ये लीजिए। वैद ने कहा, वाह, तुम तो दिल के आकार की पत्तियां ले आए, यही वाली पत्तियों की मैं बात कर रहा था। फिर छज्जू ऐसे बोला, वो कैसा जीव था? नाक वाला हाथी कहते हैं उसे। वैद कहने लगा, अरे हाँ, नाम भूल गया था। यूनिकॉर्न मिला तुम्हें? छज्जू ने कहा, गैंडा कहते हैं उसे, गैंडा। उसने कहा, हाँ, नाम भूल जाता हूं मैं, मुझे लगा यूनिकॉर्न कहते हैं। तब छज्जू समझ चुका था वैद बड़ा चालाक है, सीधे तरीके से ये सिखाने वाला नहीं। आधा पेड़ बन चुका है शराब के कारण, दूसरों को भी मरवाने के पूरे काम करता है, बेवकूफ़ बनाता है। फिर उसने एक बड़े बर्तन में ना पत्तियां डाली और कहा, अभी और सामान लेकर आना है, चलो दूसरे काम पर लग जाओ। फिर उसने जो काम कहा ना, वो काम बड़ा मुश्किल होने वाला था। उस वैद ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ डायनों का गांव कहाँ है, वहाँ डायने ही डायने रहती हैं। अब अपनी कोई हम उम्र जवान डायन को ढूंढ लेना, उसे पटाना होगा, फिर उसका हाथ उसकी माँ से मांगना होगा, वो मानेगी, हाथ देगी तो उसे यहाँ ले आना। छज्जू ऐसे, क्या क्या? वैद ने कहा, चुप जाओ, और नहीं बोलूंगा। अब डायन गांव कहाँ है छज्जू को बता दिया गया था। छज्जू की टांगें ऐसे कांप रही। छज्जू को था इसमें चालाकी मारी होगी, अरे औरतें होंगी, डायने शादीशुदा होंगी, तो शादीशुदा औरतें जिन्हें चुड़ैले डायने कहते हैं वो होंगी। जब छज्जू वहां पर पहुंचा, पहली उड़ती हुई औरत देखी उसने। झाड़ू उसने ऐसे मोटरसाइकिल की तरह रखा हुआ, उस पर बैठी हुई ऊपर से उड़ती हुई गई। उसे देखते ही छज्जू झाड़ियों में छुप गया। ये तो डायने हैं, ये डायने हैं, डायने उड़ सकती हैं, देखी हैं मैंने। डायनों के गांव के बीच में जाऊंगा, मर सकता हूं, क्या करूं। बाहर बाहर से घूमता रहा, कुछ जवान डायने नजर आईं, उसकी उम्र की 18-19 साल की डायने नजर आईं। एक लड़की थी, उसे पसंद आ गई, दिखने में अच्छी थी, और छज्जू को लगा कि इसे पटाने की कोशिश करता हूं, लेकिन डायन है ये भी, डायन की बेटी है, पटाऊं कैसे? माँ से इसका हाथ भी मांगना है। पहला दिन तो वहीं छिपा रहा छज्जू। अगले दिन जो डायने थी दिखना बंद हो गई, घरों के अंदर घुस गई, रात को निकलती थी। अब दिन भर खाना वाना खाकर रात की तैयारी की छज्जू ने। फिर वो लड़की जब घर से बाहर निकली, छज्जू पीछे पीछे, वो जंगल की तरफ जा रही, छज्जू उसके पीछे पीछे था। अब एक जगह छज्जू ने पीछे से आवाज लगाई, अजी रुकिए, आपसे थोड़ी बात करनी थी। वो लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन हो तुम? जंगल में क्या कर रहे हो? छज्जू ने बात को घुमाते हुए कहा, मैं खरगोश पकड़ने आया हूं। उसने कहा, मैं तुम्हें खरगोश जैसी दिखती हूं? इतना बड़ा कद है मेरा, पीछे से देखने में कहां से मैं खरगोश लगती हूं? छज्जू ने कहा, खरगोश पकड़ लिया मैंने। उसने कहा, दिखाओ। छज्जू ने कहा, जो बात करना चाहता हूं वो करने दो, खरगोश के पीछे पड़ी हो। देखो, मैंने वहां से तुम्हें जाते हुए देखा, तुम मुझे अच्छी लगी, तो क्या मैं दिखने में ठीक हूं? वो कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो? खरगोश से सीधा मुझ पर आ गए, सच बताओ, खरगोश पकड़ने आए थे? छज्जू ने कहा, तुम खरगोश के पीछे क्यों पड़ी हो? फिर छज्जू ने खुद को शांत किया और कहा, देखो, तुम मुझे अच्छी लगी, थोड़ी अच्छी लगी, इसीलिए तुमसे अच्छी लड़की मैंने नहीं देखी। वो थोड़ी सी शर्माई और अब वो बात समझ गई कि ये पीछे क्यों आ रहा है तो वो भी लड़की, भले ही डायन हो। थोड़ी सी शर्माई और कहने लगी, अब तो मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी सी वो नर्म पड़ी और छज्जू को लगने लगा बस ये पट सकती है। छज्जू ने कहा, झोले में ना फल तोड़ कर रखे थे। छज्जू ने कहा, तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है? फल कौन सा अच्छा लगता है? उसने कहा, बनाना नाना। छज्जू ने कहा, ये कौन सा फल है? उसने कहा, बनाना नाना। छज्जू ने केला निकाला, कहने लगा, केला? उसने कहा, हाँ, वो इंग्लिश में बात करती थी, इसीलिए कुछ फल दिए छज्जू ने।
उससे दोस्ती थोड़ी गहरी हो गई। कुछ दिन लगे छज्जू को, उसे फल पसंद थे। छज्जू बार बार उसे फल देता रहता और फिर छज्जू ने उसे कहा कि मैं तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। उसने कहा मुझसे नहीं मांग सकते, मेरी माँ से मांगो। छज्जू ने कहा तुम तो हाँ करोगी ना? उसने कहा हाँ। वो मान चुकी थी। छज्जू को था चलो लड़की भी पट गई, अब शादी तो भविष्य में करनी ही है। छज्जू जब उसकी माँ के पास पहुंचा तो उसे कहा मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। वो कहने लगी नहीं, तुम्हें नहीं पता कितनी मुश्किल होती है, मैं नहीं दे सकती हाथ। छज्जू ने कहा जी ये भी मान चुकी है। लड़की ने कहा हाँ। उसकी माँ के साथ बहुत झगड़ा हुआ। फिर उसकी माँ ने क्या किया, ऐसे बाजू पकड़ी थी उस लड़की के, ऐसे यहाँ से ना तोड़कर बाजू ऐसे हाथ में पकड़ा दी, कटा हुआ हाथ पकड़ा दिया छज्जू के हाथ में और कहने लगी जाओ दोबारा उगाने में से बहुत समय लगेगा। जो उस डायन की बेटी थी वो बहुत ज़्यादा रो रही, कमरे में चली गई। छज्जू हाथ पकड़े घर से बाहर। कैसी औरतें हैं ये, हाथ काट के दे दिया, हाथ नया उग जाएगा। डायने है पक्का डायने। उस कटे हुए हाथ को डायन गांव से लेकर निकला था छज्जू। जब पहुंचा उस वैद्य के पास हाथ काला पड़ चुका था। छज्जू ने ऐसे दिखाया शर्माते हुए, ये कहा था आपने? वैद्य ने कहा वाह, डायन का हाथ लेकर आए हो। अब वैद्य भी बड़ा अजीब था। छज्जू को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कैसे पागलों के बीच फंस गया है। लड़की का हाथ मांगना यानी कि शादी के लिए कहना, ना कि हाथ काट कर चाहिए ये मांगना होता है। लेकिन छज्जू ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं था। हाथ लेकर आया, उसने कहा पत्तियों के साथ फेंक दो, वो दिल वाले आकार की पत्तियों के साथ इस हाथ को फेंक दो। तो छज्जू ने हाथ को फेंका। फिर वो कहने लगा तीसरी और चीज़ चाहिए। छज्जू ने कहा बताओ। उसने कहा एक रहस्यमय गांव है, वहां पर सोने के बाल लेकर आने हैं। चुप, अब और नहीं बताऊंगा। छज्जू ऐसे सर पकड़कर सोने के बाल कहां से लेकर आऊंगा? छज्जू को यह अंदाजा तक नहीं था वैद्य बातें कैसे घुमाता था, लेकिन उसने गांव के बारे में बता दिया। अब गांव में जैसे ही छज्जू पहुंचा, छज्जू को लगा कोई चालाकी होगी, लेकिन गांव के बाहर ना सुनहरी रंग के पेड़ देखे उसने। सुनहरी रंग के पीपल का पेड़ था, सुनहरी पत्तियां अब गिर रही, उठाकर देखी, अरे सोने जैसी, सुनहरी, यानी सोने जैसी चीजें लगती हैं। और घरों की छतें भी सुनहरी सुनहरी, ऐसे बहुत सुनहरी चीजें थी वहां पर, यानी यहां से सोने के बाल लेकर आने हैं। तो छज्जू जैसे ही गांव में पहुंचा, एक आदमी से पूछा जी सुनिए, मुझे एक छोटा सा काम है। उसने भाला माथे की तरफ किया और कहा चला जा, यहां हम अनजानों से बात नहीं करते, अगर तूने किसी से बात करने की कोशिश की तो भाला तेरे सर में गाड़ देंगे। छज्जू ने ऐसे सर झुकाया। फिर छज्जू ने कहा जी कोई मारता तो नहीं अगर मैं बात ना करूं? उसने ऐसे कर दिया। अब छज्जू को इतना था, गांव में वो घूम सकता था, सोने के बाल ढूंढ सकता था, लेकिन सोने के बाल लगेंगे कहाँ? शरीर पर सोने के बाल लगेंगे, ज़मीन पर सोने के बाल लगेंगे, छत पर लगेंगे, पेड़ पर लगेंगे, या कोई फल है जिसके बाहर की तरफ बाल निकले होंगे, या सोने वाला घोड़ा होगा? जो छज्जू था उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। छज्जू गांव में ढूंढने लगा। रात के वक्त कई चीज़ें सुनहरी मिली उसे, जैसे गोबर जैसी कोई चीज़ थी सोने जैसी। तो उसने हाथ डालकर गोबर में से निकालने की कोशिश की, शायद सोने के बाल मिलेंगे। कुछ दिन लगा दिए उसने, कुछ दिन वहीं पर जो मिल रहा वो खा रहा। पतला होने लगा था लेकिन सोने के बाल ढूंढ नहीं पाया। बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका था। सोने के बाल नहीं मिलेंगे तो अपने पिता को ठीक कैसे करेगा? जवाब नहीं था। फिर मायूस भिखारियों की तरह पड़ा रहता। तब उसके बाद अब वो किसी से बात नहीं कर सकता था, लेकिन लोग आपस में बात करते थे। भिखारी की तरह एक घर के आगे ऐसे पड़ा हुआ, बाल तो लेकर जाऊंगा, कभी तो पता लगेगा बाल कहाँ से मिलेंगे। तब दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। भैया के कपड़े धो दिए? तब माँ ने कहा सोने के कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही जो छज्जू था ऐसे उसके कान खड़े हो गए। हैं, क्या बोल रही हैं? फिर वो उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। वो औरत बार बार कहे जा रही थी सोने के कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, अरे सोने के पुराने कपड़े पड़े हैं, सोना वो डाल लेगा। बातें सुनते सुनते छज्जू को समझ में आया, सोना एक आदमी का नाम है, सोना उन लड़कियों का भाई। वो लड़कियां जब घर के पास पहुंची, छज्जू उस घर के अंदर देख रहा।
वहां उन लड़कियों का भाई था, हट्टा कट्टा मोटा। उसके शरीर पर बाल ही बाल थे, पूरे शरीर पर बिल्कुल भालू की तरह बाल। उसका नाम था सोना। और उसकी माँ ने जब कहा, सोने बाल कटवा ले अपने, तब छज्जू को सोने के बाल, ये है सोना तो सोने के बाल लेकर आने हैं, वैद तुझे तो मार डालूंगा मैं। फिर छज्जू ने वहां इंतजार किया कब सोना अपने बाल काटेगा। तीसरे दिन सोने ने अपने बाल काटे, बहुत ज़्यादा आते थे। जहां पर फेंके वहां से छज्जू ने लिफाफे में डालकर बाल अपने साथ रखे और वैद के पास वापस आया। फिर छज्जू ने कहा, वैद जी ये लीजिए सोने के बाल। वैद ने कहा, वाह। सोने ने दे दिए बाल। छज्जू कहने लगा, पहले ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फिर उस वैद ने बताया, मैं श्रापित हूं, साफ साफ कुछ नहीं बता सकता, जानकारी दे सकता हूं लेकिन घुमाकर, समझना तुम्हारा काम। जो दिमाग से तेज है वो मेरी बातें समझ सकता है, जो तेज नहीं है वो बातों को उलझाएगा और उसे लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं। ये मेरा श्राप है। तब छज्जू को यह भी समझ आया, वैद है समझदार, श्राप को काटने वाला काढ़ा कैसे बनाना है वो सिखा दिया। छज्जू ने कहा, जी और क्या डालना है? उसने कहा, एक जादुई चीज। मैं एक पेड़ में तब्दील होता जा रहा हूं और इस पेड़ की जो पत्तियां हैं ये रहस्यमय पत्तियां हैं। तुम कोई भी औषधि बनाओगे, अगर उसमें गलती भी हो जाए इन पत्तियों को डाल लेना, ये काम पूरा कर लेंगी। कोई कमी है तो ये ठीक करेंगी, लेकिन इससे थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। छज्जू ने पूछा, कैसा नुकसान? उसने गाना गाना शुरू कर दिया, हवाएं हवाएं, बादल बादल, गर्जन गर्जन। छज्जू ने कहा, वैद जी बता दीजिए। उसने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। श्राप के कारण वो सीधी जानकारी नहीं दे सकता था। छज्जू ने वो पत्तियां डाली, मिश्रण बनाया, काढ़ा बनाया और फिर उस वैद ने कहा, बस ये शरीर पर लगा दो, वो जो श्राप है वो कट जाएगा, लेकिन ले पूरे शरीर पर लगाना। वैद हंसने लगा। छज्जू को समझ में नहीं आया था। छज्जू को लगा जो होगा पिता के साथ होगा, देखा जाएगा। छज्जू लेप लेकर घर आया था। दिन का वक्त था। अब समय काफ़ी गुजर चुका था, 1-1.5 महीना यहाँ गुजर चुका था। जो छज्जू के पिता थे बहुत ज़्यादा बीमार, पूरा शरीर काला होने को आ गया था। कई तांत्रिक झाड़ फूक करने आए थे लेकिन कोई काम नहीं बना था। अब छज्जू ये लेप लेकर आया, गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश। छज्जू के पिता ने कहा था, छज्जू तुम आ गए। छज्जू ने कहा, जी वैद से जानकारी तो ले ली मैंने, लेकिन इस लेप से क्या होगा मैं पक्का नहीं कह सकता। फिर पीछे से ना एक तांत्रिक ने आवाज़ लगाई थी। वैसे वहाँ कई तांत्रिक आए हुए थे। पीछे से उस तांत्रिक ने कहा था, आधे शरीर पर लेप लगाना, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी, तुमने अपने पिता को ठीक किया। अब पीछे वो तांत्रिक कौन था छज्जू पंसारी ने देखा नहीं, लेकिन छज्जू पंसारी ने बात मान ली कि ठीक है, आधे शरीर पर लगाकर देखते हैं क्या होता है। छज्जू पंसारी ने अपने पिता को घर में रखा, आधे शरीर पर लेप लगाया, नीचे वाले शरीर पर छाती से नीचे नीचे लेप लगा दिया। कुछ समय बाद पिता के शरीर में जलन होने लगी। जलन ऐसे होने लगी कि चिंगारियां निकलने लगी थी। चिंगारियां ऐसे निकल रही थी कि घर को आग लग गई। छज्जू के पिता के शरीर का निचला हिस्सा झुलस गया था, धमाके से हुए थे। तो धमाकों से वो जो श्राप था नीचे वाले हिस्से का वो तो कट गया था, लेकिन जलन हुई, घर जल गया। चीखें मारते हुए पिता भी बाहर थे, छज्जू भी बाहर था। फिर छज्जू ने कहा था, अब क्या करूं? वो जो पत्तियां हैं वो रहस्यमय जादुई पत्तियां हैं। कहा था कि थोड़ा ध्यान रखना, इलाज धमाकेदार है, तो इतना धमाकेदार होगा मुझे पता नहीं था। लेकिन पिता बच चुके थे, आधी बीमारी ठीक हो गई, ऊपर वाली आधी कैसे ठीक करें? छज्जू के पिता कह रहे, नहीं मुझे मरने दो, ये श्राप चढ़ता है पूरे शरीर पर, चढ़ने दे, मैं धमाके से मरना नहीं चाहता। छज्जू घुटनों पर आ गया, करूं तो क्या करूं? मेहनत से लेप बनाया है मैंने, पिताजी लगाना तो होगा। पिताजी ने कहा, नहीं छज्जू तुम मुझे मारना चाहते हो? छज्जू ने कहा, मारना नहीं चाहता। हर इंसान की नियति में मुक्ति लिखी होती है, मैं आपको मुक्त करना चाहता हूं इस श्राप से। छज्जू के पिता ने कहा, तू मुझे जिंदगी से मुक्त करना चाहता है, श्राप से मुक्त नहीं करना चाहता, मैं जमीन तेरे नाम नहीं करूंगा। छज्जू को गुस्सा आया। फिर वो तांत्रिक निकल कर आया जिसने कहा था आधे शरीर पर लेप लगाओ। उस तांत्रिक ने लेप पकड़ा, मंत्र पढ़े, ऐसे फेंका और एक हाथ में और मसाले थे, ऐसे मारे। शरीर जला नहीं छज्जू के पिता का, बल्कि वो जो श्राप था ऐसे झड़ गया, शरीर से निकलकर जमीन में चला गया।
सब ऐसे हैरान, अरे तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा। छज्जू ने भी पांवों को हाथ लगाया था और फिर छज्जू ने पूछा था, जी आप तो कोई बड़े तांत्रिक लगते हैं, आप मेरे पिता को ठीक कर सकते थे तो पहले ही कर देते, मैंने लेप लगाकर आधा शरीर जला दिया, वो तो ठीक रहता। उस तांत्रिक ने कहा, कोई बात नहीं, जब तुम कुछ करोगे तभी सीखोगे, कभी गलतियां होंगी, कभी सब कुछ ठीक होगा, तुम एक महान वैद्य बनोगे। छज्जू पंसारी खुश। और जब वो तांत्रिक जाने वाला था, छज्जू पंसारी ने कहा, जी रुकिए, आप अपना नाम तो बताइए, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। उस तांत्रिक ने कहा था, मेरा नाम है गुरुदेव, वैसे लोग मुझे गुरु तांत्रिक कहते हैं। ये कहकर वो तांत्रिक चल पड़ा था और आशीर्वाद दिया था छज्जू पंसारी को, और छज्जू पंसारी पिता के साथ वो दुकान चलाने लगा था। और इसके बाद छज्जू पंसारी कई बार उस वैद्य के पास गया था, उसकी उन पत्तियों का इस्तेमाल किया। उस वैद्य ने सिखाया किस तरह की औषधियाँ बनानी हैं। खतरनाक से खतरनाक औषधियाँ छज्जू पंसारी बनाया करता था, क्योंकि उसे आविष्कार करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इस तरह छज्जू एक बड़ा प्रसिद्ध पंसारी बना, वैद्य कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे छज्जू पंसारी नाम दिया गया। दोस्तों, आपको छज्जू पंसारी की ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। छज्जू पंसारी ने महान बब्बन तांत्रिक जी और गुरु तांत्रिक के साथ काम किया है। बाबा बूंगा के साथ भी कई किस्से हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि आपको ये कहानी पसंद आई है। तो फिर मैं आगे के एपिसोड लेकर आऊँगा, वो कुछ खास किस्से। और अगर आप इसी तरह से अलग अलग किरदारों की बायोग्राफी चाहते हैं, जैसे कि बब्बन तांत्रिक की मैं ला चुका हूँ, बाबा बूंगा की ला चुका हूँ, छज्जू पंसारी हो गया, इसी के साथ डिटेक्टिव की अलग बायोग्राफी मैं ला चुका हूँ, और भी कई किरदार हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उनकी भी अलग अलग कहानियाँ लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।